क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस पर भी पक्षपात, जिस पर भी माफ कीजिएगा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो बीजेपी में आता है, उसको टिकट मिल जाती है। अजीत पवार की बात करते हैं, इसका मतलब आप मानते हो कि जो आपका काजल का डब्बा था उसमें जो काजल था वो साले के सारे काले थे? आप मानते हो कि वो भ्रष्टाचारी थे? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उससे पहले जब हम भ्रष्टाचारी कहते थे तो आप लोग क्यों कहते थे नहीं जी ये भ्रष्टाचारी नहीं है? आज मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने में हम 12वें से दूसरे नंबर पे, ऑटोमोबाइल बनाने वाले हम 8वें नंबर से तीसरे नंबर पे। 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिस इस देश की 2013 से पहले थी, आज $4.5 ट्रिलियन की है। 11वें अर्थव्यवस्था से आज हम चौथे नंबर पे। नरेंद्र मोदी का विजन क्या था? किसी में देश रहने वाले इंसान का इतना भी अधिकार नहीं है। ये वही वांगचुक जिन्होंने 2019 में जब 300 हटा था उसकी सरकार की तारीफ की थी, मोदी सरकार की उन्होंने बहुत तारीफ की थी, और आज मोदी सरकार ने उनको एक बार मुड़कर के भी पीछे नहीं देखा। कि आप बेवकूफ़ों की तरह जय श्री राम ना चिल्लाएं, क्योंकि ये एक प्रेम का नारा है। जय सीताराम बोलते हैं हम लोग, प्रेम सौहार्द से बोलते हैं, बेवकूफ नहीं बोल सकते यार। देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो विवाद चल रहा था, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप पोलराइज्ड हो चुके हैं। आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बची है। आप बोल नहीं सकते। आप हाँ सुन तो लीजिए, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बची है। आप अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं और हेमंत सरन बिस्वा का हेमंत बिस्वा माफ कीजिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा को आप उनको बचाते हैं, आप उनकी रक्षा करें, तो ये पक्षपात नहीं है। तो क्या मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन आप राजनीति को देखें। जिस तरीके से आजादी के बाद हिंदुस्तान की राजनीति चली है, आप पाएंगे कि जब जिसने शासन किया उसको एक अलग चरम पर लेकर गया। चाहे वो हमारे देश की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो, जितने साल वो प्रधानमंत्री, उन्होंने इमरजेंसी लगवाई जो लोकतंत्र की सच में हत्या थी। आप आ जाते हैं कि आज के समय, तो चलो इतिहास में तो था नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इस देश में अभी जैसे चुनाव शुरू होने वाला है, आप देखिए जैसे जय श्री राम की लोग बात करते हैं, तो आप देखिए कि कैसे भावों का बदलाव हुआ है। पहले जो होता था, हम बोलते थे, मैं अवध से आता हूँ, हमने बचपन से रामचरितमानस पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है कि मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तुलसीदास जी भगवान राम के लिए कहते हैं कि मणि माणिक मतलब जो अमीर है, जो मणि माणिक जो सोने गहने में व्यापार करते हैं, उनको महंगा किया गया। और सहजे तृण जल नाज, तृण पक्षियों के लिए, जल सबके लिए, नाज मनुष्यों के लिए, अनाज, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज, उसी को मानो गरीब नवाज, वही असली लोगों का राजा है। मैं कुछ नहीं कह रहा कि कौन कितना सही है कौन कितना सही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस पर भी पक्षपात, जिस पर भी माफ कीजिएगा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो बीजेपी में आता है, उसको टिकट मिल जाती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2014 में बहुत ज्यादा महामारी थी देश में। महामारी कैसे? आर्थिक तंगी थी, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, इसलिए 2014 में नरेंद्र मोदी को देश ने एक उम्मीद के रूप में देखा, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने एक बात बोला कि हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आने के बाद उनका सारा केस खत्म हो जाता है। अजीत पवार आते तो उनका जो भी वॉशिंग मशीन होता है उसमें खत्म हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी आते, नाम नहीं लिया, मैं नाम लेके बताऊंगा। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब असम के मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा, तो इनको पता भी नहीं होगा कि 18 नवंबर 2016 के आसपास कोलकाता में सीबीआई ने उनको एज ए विक्टिम के तौर पे वहां पर पेशी के लिए बुलाया। और मैं ये बता दूं कि वो जो केस चल रहा है ना, उसमें आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है, आरोपी कोई और है। अब अजीत की बात करते हैं, अजीत पवार की बात करते हैं, इसका मतलब आप मानते हो कि जो आपका काजल का डब्बा था उसमें जो काजल था वो साले के सारे काले थे? आप मानते हो कि वो भ्रष्टाचारी थे? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उससे पहले जब हम भ्रष्टाचारी कहते थे तो आप लोग क्यों कहते थे नहीं जी ये भ्रष्टाचारी नहीं है? उससे पहले जब आंदोलन होता था तो आप लोग काले कपड़े पहन के खड़े होकर क्यों बोलते थे? कल को अरविंद केजरीवाल आ जाएगा तो आप बोलोगे नहीं अब वो भ्रष्टाचारी है, इससे पहले भ्रष्टाचारी नहीं था। ये क्या आइडियोलॉजी है कि चश्मा पहनो उल्टा तारक मेहता वाला और ना पहनो तो नॉर्मल वाला? ये क्या देश में चल रहा आइडियोलॉजी? इनने बोला कि देश में 2014 से पहले आर्थिक मंदी थी, देश में गरीबी थी, महंगाई थी। जी बिल्कुल भी नहीं थी। देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि एक सरकार ऐसी थी कि ए से लेके जेड तक का सारा घोटाला करके बैठी थी। देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री था जो संसद में खड़े होकर कहता है कि इस देश में पहला अधिकार किसी का है तो वह मुसलमानों का है। ऐसी एक तुष्टीकरण की सरकार बना के बैठे हुए थे कि जहां पूरा का पूरा देश किसी अलग दिशा में जाते। ये कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी 2016 में कहते हैं कि हम इस देश को लाल किले पे खड़े होकर बोलते हैं कि इस देश को हम सोलर ऊर्जा की पावर में सबसे नंबर 1 लेके जाएंगे। विश्व का सोलर पावर का जो
वो बना, वो भारत में बना। आज भारत सबसे बड़ा सोलर पावर ऊर्जा का एक ऐसा देश है। एलईडी बल्ब बनाने वाला भारत सबसे पहला बड़ा देश है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने में हम 12वें से दूसरे नंबर पे, ऑटोमोबाइल बनाने वाले हम 8वें नंबर से तीसरे नंबर पे। 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिस इस देश की 2013 से पहले थी, आज $4.5 ट्रिलियन की है। 11वें अर्थव्यवस्था से आज हम चौथे नंबर पे। नरेंद्र मोदी का विजन क्या था कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि इस देश का विकास हो, पर एक साथ हो, सबका साथ सबका विकास। पर वहां जब ये बोलते थे कि अरे रामनवमी पे बात की जाती थी या किसी और पे बात की जाती थी, 370 पे बात की जाती थी, राष्ट्रवाद पे भी बात की जाती, तो ये लोग बोलते थे ये पागल है, ये कुत्ता काटा हुआ है। आज नहीं हो रहा है, आज सब हम कर रहे हैं ना। और जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते, जहां तक तुम सोच नहीं सकते, वहां तक नरेंद्र मोदी और भाजपा पहुंच चुकी है। और 2024 में हम 400 प्लस इसलिए नहीं मांग रहे कि लग रहा होगा कि हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में राज करेंगे। नहीं, सत्ता में आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर वो फैसले होने वाले जहां तक तुम्हारे पप्पू गांधी का सोच भी नहीं है। सवाल होगा, सीए की बात होती है देश में, यूसीसी की भी बात होती है, उसको लेके क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि जैसे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, माइनॉरिटीज को लेके जिस तरीके से एक सेपरेट कॉलम तैयार किया गया है, तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी के लिए पहले भी सोचती थी, आज भी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के लिए सोचेगी? मैं कहना चाहूंगा यूसीसी तभी आ जाना चाहिए था जब 1952 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू को प्रपोज किया था। यूसीसी की जरूरत देश में हमेशा से थी, है और रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि यूसीसी में, अब जैसे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यूसीसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जब जाएंगे, मैं तो नहीं मानता कि देश में उनसे बड़ा उस टाइम पे कोई बड़ा स्कॉलर था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, उनसे बड़ा उस टाइम पे स्कॉलर पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने जो यूसीसी प्रपोज किया था, वो यूसीसी उस समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता था। बट नेहरू ने ये कह के मना कर दिया था कि 1952 में इलेक्शंस आ रहे थे, नेहरू ने ये कह के मना कर दिया था कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस कारण से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था अपने कानून मंत्री के पद से। आज की बात करें तो यूसीसी जरूरत है देश की, बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए उसके 2 मेन वजह मुझे नजर आते हैं। पहली चीज, एक कॉमन लॉ अभी तक इस देश में नहीं है। जैसे जो लोग यूसीसी का विरोध करते हैं, उनके ही बच्चे यूरोप और अमेरिका ऐसे देशों में रहते हैं जहां ऑलरेडी यूसीसी है। तो हमें इन हर पहलू को समझ के चलना है। हमें ये बेवकूफी नहीं करनी है कि उन्होंने कह दिया उसका हमने इतना कोट कर दिया। वही सवाल है ना, फिर अगर यूसीसी के फेवर में होना चाहिए सब कुछ, तो एक पर्सनल लॉ को लेके बोला गया हम उसमें सुधार करेंगे। पर्सनल लॉ के मतलब जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला, मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके जो समस्याएं हैं उसमें हम सुधार करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही तो ये लोग बेवकूफ है उनके मैनिफेस्टो से। नहीं, सही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत सी उसमें खामियां हैं। अब जैसे किसी ने कहा था, वहां पर मुझे याद नहीं रहा किसने कहा था कि 370 हटा दिया। अगर आप 370 के क्लॉजेस को पढ़ेंगे तो 370 पूरी तरीके से हटा नहीं है। उसमें जो स्पेशल क्लॉज हटाया गया है, वो स्पेशल क्लॉज ये हटाया गया है कि अभी तक जो नियम था कि अगर आप कश्मीर बॉर्न नहीं है, कश्मीर मैरिड नहीं है, तो आप वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। वो क्लॉज काफी, मतलब ये प्रोमिनेंट क्लॉज जो हटाया गया, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको, उस पर्टिकुलर क्लॉज को इसीलिए हटाया गया था ताकि वो जो जमीन थी वो दी जा सके। और वो फैक्ट है। उसके बाद अभी जो प्रोटेस्ट हुआ वांगचू जी का, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात करने का, उनको किसी मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितने सही थे कितने गलत, पर क्या किसी में देश रहने वाले इंसान का इतना भी अधिकार नहीं है? ये वही वांगचू जिन्होंने 2019 में जब 370 हटा था उसकी सरकार की तारीफ की थी, मोदी सरकार की उन्होंने बहुत तारीफ की थी, और आज मोदी सरकार ने उनको एक बार मुड़कर के भी पीछे नहीं देखा। तो मैं एक समता की बात कर रहा हूँ, एक समानता की राष्ट्र में बात कर रहा हूँ कि आप बेवकूफों की तरह जय श्री राम ना चिल्लाएं, क्योंकि ये एक प्रेम का नारा है। जय सीताराम बोलते हैं हम लोग, प्रेम सौहार्द से बोलते हैं। बेवकूफ नहीं बोल सकते यार तुम मुझे, फिर ये सर बेवकूफ कैसे बोल दोगे? सर कैसे बोल दोगे? अगर कोई जय श्री राम बोल रहा है, उसकी श्रद्धा है वो, तो बेवकूफी कैसे होगी? यही तो इन्होंने एक बात बोली कि आर्टिकल 370 जो है वो पूरी तरीके से नहीं हटाई गई, कुछ चीजें हटाई गई। अब मैं बता दूं, इसमें पूरा मैं जवाब दे देना चाहता हूं। भारत का संविधान में आर्टिकल 52 के तहत, 52, 53, 50A के तहत और 35A के तहत जब भारत की सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में 370 हटाने का काम कर रही थी, तो गृह मंत्री ने साफ साफ बोला कि हम आज 370 वहां से हटा रहे, जो इन्होंने शादी और जमीन की बात की वो क्लॉज आता था 35A में, ठीक है। और जो 370 हटा था वो वहां पे उस राज्य को अलग झंडा, अलग संविधान, अलग स्पेशल एक्ट जो देने का था वो चीज था। जैसे ही 370 हटा, वहां का झंडा खत्म हुआ, 370 खत्म हुआ, और जो 35A था वो भी साथ में हटाया गया। अब संविधान के आर्टिकल 52, 53, 53A और 35A के क्लॉज में उठा के देख ले, भारत के गृह मंत्री ने लोकसभा में क्लियर ये अनाउंसमेंट किया, और अब यहाँ खड़े होकर जर्नलिज्म का
अरे ज्ञान दे रहे हैं कि 370 है या नहीं हटा। हम पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भैया आप वकालत नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो जर्नलिज्म, आप कर रहे हो पत्रकारिता। आपको पहले पूरा का पूरा 370 का वो देख लेना चाहिए। जब 370 हटाया गया तो कौन बिल आया, कौन परेशान हुआ? 30A क्या था, 35A क्या था, 370 क्या था, उसमें कितने धाराएं थी? अब ये बताए कि 370 धाराओं में कितनी धाराएं थी? पूछिए, 370 धाराओं में कितनी पॉइंट थी? संविधान के जो 370 का जो क्लॉज था उसमें कितनी पॉइंट थी? पूछिए जरा। 5 पॉइंट्स थे। 8 पॉइंट थे, 8 पॉइंट थे। अब यही गलत जवाब हो गया कि इनको पता नहीं है। ये यहाँ पत्रकारिता का न जर्नलिज्म का अपना धुआं उड़ा रहे कि जी हमने पत्रकारिता कर ली है, हमने पढ़ लिया है। जब 35 है क्या है इनको नहीं पता, 370 नहीं पता है। यहाँ खड़े होकर जय श्री राम का ये दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे कि हम सीताराम लगाते। भैया हम प्रयागराज से, हम जय श्री राम के साथ सीताराम भी लगाते, पर जय श्री राम हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा धार्मिक नारा है। और जय श्री राम हम गर्व से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जय श्री राम लगाने पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिर्ची लगता है। अब तुम उस खानदान को सपोर्ट करते हो तो तुम्हें भी लगता होगा। देखिए सर, जहां तक बात मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ी, मैं खुद जय श्री राम जय सीताराम कहना, मैंने पहले भी बात क्यों बोल रहे हो यार? मैंने कि अपनी एक धार्मिक किसी के सेंटिमेंट हर्ट्स नहीं कर सकते ना तुम। मैं हर्ट भी नहीं करना चाहता। बेवकूफ कैसे बोल सकते हो? मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट रख रहा हूँ, एक समानता का। मैं एक बराबर की बात रख रहा हूँ कि किस तरीके से जो आक्रोश भरा गया है नारों के साथ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी धार्मिक, यार तुम्हें जय श्री राम के नारों में आक्रोश दिखता है, नारे तकबीर करके गर्दन काट दी जाती है, उसमें तुम्हें आक्रोश नहीं दिखता? बिल्कुल है, बिल्कुल। बोला एक बार भी तुमने? अरे उसकी बात ही नहीं हुई थी इसलिए नहीं बोला। तो भाई बोलना बिल्कुल। दोनों को इक्वल ट्रीट करोगे ना फिर तुम? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी धर्म को मिलाया जाता है ना राजनीतिकरण से, उसके बाद यही होता है। अगर आप जो एक्सट्रीम लेफ्ट की सरकारें आएंगी तो वो दूसरा वाला नारा बोलेंगी जो आपने अभी बात कही,